हाँ जी, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो परसेंटेज का चैप्टर चल रहा है हमारा, इसमें और आगे बढ़ते हैं अपन। तो कल हमने लास्ट क्वेश्चन जो किया था आपके लिए, उसमें कहा था भाई अगर कोई व्यक्ति अपनी इनकम का खर्चा कर रहा है और बार बार उसमें शेष दे रखा है तो डायरेक्ट एक्स के माध्यम से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमारे लिए क्वेश्चन ऐसे आ जाए, अगला क्वेश्चन लिखें आप, कोई व्यक्ति अपनी मासिक आय का 10% शिक्षा पर, 15% भोजन पर, 20% मासिक किस्तों पर, तथा 5% मनोरंजन पर खर्च करने के बावजूद ₹20,000 बचा लेता है, तो बताओ उसकी वार्षिक आय कितनी है, एनुअल इनकम, वार्षिक आय कितनी है। अब देखो कल वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। कल वाले क्वेश्चन में हमने जो खर्चा दिया उसके बाद में शेष बोला हमने, इसमें कहीं शेष ही नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर डायरेक्ट 100 से ही कर सकते हैं हम। अगर हमारी इनकम मासिक इनकम, वार्षिक नहीं, खर्चा दे रखा है मासिक इनकम से, तो पहले मासिक इनकम निकलेगी आपकी, और जब मासिक निकल जाएगी फिर वार्षिक निकाल लेंगे हम। गलती हो जाती है यहाँ पर कि मासिक का भी आंसर होता है, यहाँ पर वार्षिक का भी होता है। बच्चे भूल जाते हैं साहब वार्षिक पूछिए, इसने मासिक का ही आंसर दे आते हैं इसमें। तो ये सावधानी रखनी है आपको। अगर आपका खर्चा दे रखा है मासिक के हिसाब से और पूछ रहा है वो वार्षिक के हिसाब से, तो पहले पूरी मासिक आय निकालो, 1 महीने की इनकम आ जाएगी, उसके बाद में 12 से उसको क्या कर दो, गुणा कर दो। तो मतलब ये कहने का कि यहाँ पर कह रहा है 10% शिक्षा पर, 15% भोजन पर, 20% मासिक किस्तों पर, 5% एंटरटेनमेंट में खर्च कर रहा है वो। तो डायरेक्ट ये हमारे एक्स की जरूरत नहीं है। अगर हम मान लेते हैं, माना उसकी मासिक आय अगर सपोज करो आपने 100 मान ली, कितनी मान ली, 100। अब 100 में से कितना खर्च कर दिया उसने, 10 और 15 25 तो हो गए, 25 और 20 कितने हो गए, 45 हो गए, और 5 ही हो गए सीधे। तो कुल खर्चा निकल गया तुम्हारे पास में। कुल खर्चा क्लियर दिख रहा है यहाँ पर हमारे पास। सबसे पहले 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 5 का मतलब 50 खर्चा हो गया, मतलब आधा खर्चा हो गया, और शेष आधा बचा हमारे पास। जब आधी वैल्यू 20,000 है तो पूरी वैल्यू 40,000 थी। भाई 50 खर्चा दे दिया तो बचा कितना, बताओ हमारे पास में। बचत भी 50 ही रह गई ना, बचत रह गई तुम्हारे पास 50। अगर यहाँ पर 70 खर्च होता तो बचत कितनी होती, 30 होती। अगर 80 खर्च होता तो बचत कितनी, 20 होती। फिर 20 का मान बोलते हम। अब सीधा हमारे पास में 50 आ गया, और 50 का मान क्या दे रखा है बताओ आपको, 20,000 दे रखा है। अब इसको काटो मत, हमें 100 का मान चाहिए, तो डबल कर लो। तो 100 का मान कितना हो जाएगा बताओ, 40,000 हो जाएगा। अब 40,000 जो इनकम आई वो बताओ वार्षिक आई या मासिक आई, मासिक आई। तो ये मासिक इनकम आ चुकी है हमारे पास। मासिक उसकी जो आय थी वो 40,000 थी। तो वार्षिक आय निकालने के लिए किससे इंटू करेंगे बताओ, 12 से करेंगे। तो 12 गुणा 40,000 करने पर 12 चौका 48, 4 लाख कितना हो जाएगा बताओ, 80,000 रुपये। यानी एनुअल इनकम उसकी 480 थी। तो शेष वर्ड कहीं भी नहीं है इसमें, ठीक है ना। हाँ, अगर जैसे मान लो हमारे पास में 2 खर्चे दे रखे हैं 10 और 15, उसके बाद शेष बोल दिया इसने, समझ रहे हो बात को। तो 10 और 15 सीधा जोड़ सकता हूँ मैं,
25 हो गया, अब 25 खर्च हो गया तो 75% बच गया तुम्हारे पास। यहाँ पर चेंज कर सकता है वो, ध्यान रखना है इस चीज़ का। जैसे मान लो हमारे पास 3 खर्चे दिए हैं इसने, 4 खर्चे दे दिए यहाँ पर, 4 खर्चे में 2 खर्चों से डायरेक्ट दे दिए उसने, फिर शेष बोला तो फिर x से करो, किससे करो, x से। तो जहाँ दोनों में गैप नहीं है उन दोनों को जोड़ लो। जैसे 25% खर्च हो गया, कितना बचा बताओ, 75%। तो x गुना 75/100, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 80/100, फिर क्या हो जाएगा 95/100, बराबर जो भी बचत दे रखी है उसे बराबर रख देंगे हम, फिर x कमान आ जाएगा हमारे पास में। फिर भी जो x आएगा वो मासिक ही आएगा, वर्ष में बदलने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, फिर 12 से। एक क्वेश्चन हमें ऐसा आता है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, यदि उसकी आय 20% बढ़ा दी जाए तथा उसका खर्चा 10% बढ़ा दिया जाए तो उसकी बचत कितने % बढ़ जाएगी। ध्यान से पढ़ो सवाल को, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी इनकम का 75% खर्चा करता है, यानी 100 में से कितना खर्चा करता है वो 75, कितना बचा रहा है वो 25 बचा रहा है। अब वो कह रहा है यदि उसकी इनकम 20% बढ़ा दी जाए, उसका खर्चा कितना 10% बढ़ा दी जाए, तो बताइए उसकी बचत कितने % बढ़ जाएगी। तो यदि मैं उसकी इनकम को 100 मान लेता हूँ, अगर उसकी इनकम 100 थी तो बताओ खर्चा कितना था उसका 75 था, तो बताओ बचत कितनी हुई उसे 25 की हुई। पहली बात हो गई। अब वो कह रहा है कि इनकम को 20% बढ़ा दो तो आय, नई इनकम कितनी हो जाएगी बताओ, नई आय अगर मैं इसको 20% बढ़ाऊंगा तो 120 हो जाएगा ये, और खर्चा भी 10% बढ़ा रहा है वो, तो नया खर्चा बताओ। नया खर्चा पहले कितना था 75 था, अब इसको कितना बढ़ा रहा है वो 10%। अब गलती ये करते हैं हम लोग कि 75 में सीधा 10 जोड़ जाते हैं। भाई ये तो 100 थे और परसेंट 20% बढ़ा तो 100 पे तो बढ़ा, तो यहाँ तो सीधा जुड़ गया है, लेकिन ये तो 100 नहीं है ना, ये तो 75 है। तो 75 का 10% निकालना पड़ेगा हमको। 75 का 10% कितना होता है 7.5 होता है। तो 75 में 75 का 10% अगर निकालेंगे हम तो ये हो जाएगा 75 प्लस 7.5। तो नया खर्चा कितना आ जाएगा बताओ, नया खर्चा आ जाएगा हमारे पास में 75 प्लस 7.5 का मतलब कितना हो गया बताओ, 75 और 7 कितने हुए 7.5, 82.5 हो गए। अब बताओ कितनी बचत आई, नई बचत निकालेंगे तो 120 में क्या घटाएंगे हम 82.5 घटाएंगे हम। सही लिखा है ना मैंने, 75 और 7 82.5 होते हैं ना, होते नहीं होते, बिल्कुल होते हैं। अब 120 में से आपने इसको माइनस करना है, तो बताओ कितने बचे हमारे पास कितने बचे भाई 20 तो ये हो गए, 37.5 बचे। इसका मतलब पहले बचत कितनी थी हमारे पास 25 थी और अब कितनी आ गई 37.5 आ गई, तो बढ़ गया ये ना, ये कह रहा है वो कितने % बढ़ गई। अब बताओ बचत में % वृद्धि निकालनी है हमको, बचत में वृद्धि निकालो पहले आप। तो 37.5 में से क्या घटाएंगे बताओ 25 घटाएंगे, कितना आ गया 12.5 आ गया, और % वृद्धि निकालेंगे हम तो 12.5 की वृद्धि किस पर है 25 पर है, तो 100 पर कितनी 25 दो बार कट रहा है इससे, और ये आ गया कितना %, 50%।
एक तरीका तो ये है इसका कि आपने इसकी नई इनकम निकाल ली, नया खर्चा निकाल लिया। लेकिन हम अगर ऐसे ना करें, हम केवल खर्चे में वृद्धि निकाल लेते हैं, बस इनकम में वृद्धि ले लेते हैं बस, क्यों वो बचत में वृद्धि तो पूछ रहा है हमसे, तो थोड़ा सा और हल्का हो जाएगा ये आपको 7.5 7.5 नहीं करना पड़ेगा, अलग से जोड़ना नहीं पड़ेगा इसमें, केवल 7.5 से काम चल जाएगा हमारा, 20 से काम चल जाएगा। वैसे ही कर सकते हैं। ये तो क्लियर हो गया ना। अब मैं कह रहा हूं जैसे मान लो यहां से आप इसको और हल्का करना चाहते हो, ऐसे, तो ध्यान से देखो, ये कह रहा है उसकी आय 20% बढ़ा दी, तो बताओ आय में वृद्धि कितनी हुई? 20 की हुई। खर्चे में वृद्धि कितनी हुई? खर्चे में वृद्धि हुई यहां पर हमारा बताओ 75 का 10% 7.5 हो गया। तो बचत में वृद्धि कितनी आई? बचत में वृद्धि सीधी आ गई ना। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 12.5 आ रहा है। सीधा आंसर आ गया। 12.5 की वृद्धि किस पर? 25 पर। तो 100 पर कितनी? तो केवल नई इनकम नए खर्चे से मतलब नहीं, हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं इसको। ये सवाल भी बहुत ज़्यादा आता है, कई बार संख्या चेंज कर देता है वो, 75 जब 80 कर सकता है, यहाँ पर 10 की जगह पर 15 कर सकता है, 20 कर सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम ही है। ध्यान रहेगी बात। चलें फिर आगे। चलिए, चीनी के दामों में 20% कमी करने पर एक व्यक्ति 480 रुपये में 12 किलोग्राम या 12 की जगह 15 कर दूं, 10 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, अधिक खरीद सकता है। तो बताओ चीनी का प्रारंभिक मूल्य कितना था? चीनी का प्रारंभिक मूल्य कितना था? ये कह रहा है चीनी दाम 20% कम कर दिया हमने। जब 20% कम करेंगे हम, तो एक व्यक्ति 480 रुपये में 10 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। सिंपल सी बात भाई। जैसे मान लीजिए आप कुछ पैसे लेके बाजार गए, चीनी लाते थे पहले आप, अब वो कह रहा है चीनी भैया कम, भाव कम हो गया, खर्चा तो वही कर रहे हैं हम भाई। पहले 480 रुपये की चीनी लाते थे आप, अब आप भाव कम होने पर 480 रुपये खर्च करेंगे तो ज़्यादा माल मिलेगा ना हमें। तो सवाल ये कर रहा है भाई पहले कितना मूल्य था उसका। मतलब यह कहने का, जैसे मान लो प्रारंभिक और वर्तमान दो बातें यहाँ पर। इसका मतलब पहले अगर हमारा मूल्य 100 रुपये था, तो बताओ अब कितना रह गया? 80 रह गया। ये भाव की बात हो गई। ये क्या है? भाव है, रुपये प्रति किलोग्राम। इसको मैं शॉर्ट कर सकता हूँ, 20 पंजे 100, 20 चौका 80। अब यदि भाव ही आ गया तो मात्रा आपकी डायरेक्ट उल्टी करने पर आ सकती है। अब ये समझना है कि उल्टा क्यों कर दिया हमने मात्रा निकालने के लिए। अगर भाव का अनुपात 5:4 है ना, तो मात्रा का अनुपात क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। क्योंकि जब भाव कम होगा तो चीज़ ज़्यादा मिलेगी ना, तो रेसिप्रोकल हो गया ये। या ऐसे समझ लो कि पहले 5 रुपये किलो चीनी थी और 4 किलो चीनी आती थी, तो खर्चा 20 रुपये तो हुआ। और यहाँ भी देखो खर्चा 20 रुपये आ रहा है भाई। खर्चा दोनों बार सेम ही है ना, खर्चा तो वो 480 रुपये ही करता है। तो ये हमारे पास में क्या है? भाव। और ये क्या है? मात्रा। अब बताओ इन मात्राओं का डिफरेंस क्या दे रखा है आपको? 1 दे रखा है। और यहाँ पर मात्रा का डिफरेंस कितना किलो है? 10 किलो है। तो 1 का मान कितना किलो आ गया? 10 किलो आ गया। जब 1 की वैल्यू 10 किलो आ गई, तो पहले वाली
मात्रा 4 से गुना करना पड़ेगा। तो प्रारंभिक मात्रा बताओ कितनी हुई? प्रारंभिक मात्रा हुई हमारे पास में 4 गुणा 10 का मतलब कितनी? 40 किलो हो गई। इसका मतलब पहले चीनी 40 किलो आती थी, अब निकालेंगे तो कितनी आएगी? 50 किलो आएगी। तो 50 से डिवाइड करना पड़ेगा फिर। अब आप ध्यान देखो, हमारे पास कितना खर्चा कर रहे थे हम? 480 का। कितने किलो पर? 40 किलो पर। तो यदि मुझे प्रारंभिक मूल्य चाहिए, प्रारंभिक मूल्य चाहिए, तो 480 में किसका भाग दूंगा मैं? 40 का दूंगा। अब आप ध्यान से देखो, 0 0 कट गई और 4 से कितनी बार कट रहा है? 12 बार कट रहा है। तो इसका मतलब यह कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य कितना था? 12 रुपये किलो था। अब वो कहता है वर्तमान मूल्य क्या होगा? तो वर्तमान मात्रा निकाल लो। वर्तमान मात्रा कितनी आएगी बताओ? यहाँ पर 50 किलो आ जाएगी। फिर 50 का भाग किस में देंगे हम? 480 में देंगे। या फिर इसी को आप 20% कम कर लो। भाई पहले भी वाला मूल्य तो 20% कम हुआ है, यदि इसमें से 20% कम करेंगे तो 12 का 20% कितना होता है? 2 रुपये 40 पैसे। 2 रुपये 40 पैसे इसमें कम करो, आंसर आ जाएगा। या फिर 480 में किसका भाग दे दो आप? 50 का भाग दे दो। अगर यहाँ भाव बढ़ता तो मात्रा कम मिलती, तो भी सेम सिस्टम यही रहता, बस फर्क ये होता कि यहाँ 100 आएगा तो यहाँ 120 आ जाएगा। फिर 10 किलोग्राम कम कह सकता हूँ मैं। जब भाव कम होगा तो माल ज़्यादा मिलेगा। ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह आता है सवाल है। एक तरीका तो इसका ये हो गया। अब एक तरीका इसका सूत्र से भी कर सकते हैं हम। सूत्र से कैसे कर सकते हैं? देखो हम, अब देखो यहाँ से कई आंसर आ सकते हैं, लेकिन इसलिए फायदा क्या है हमें, इसमें से आपको कई आंसर आ सकते हैं। अगर उसने केवल यही पूछा कि प्रारंभिक मात्रा कितनी थी, फिर तो आंसर आएगा कितना किलो? 40 किलो। वर्तमान में मात्रा कितनी है? 50 किलो। भाव नहीं पूछ रहा है वो। अब तो इस प्रकार से इसको हमें याद करना चाहिए, क्योंकि इसमें सब सवाल हो रहे हैं तुम्हारे। भाव बढ़े चाहे घटे, बात 3 ही आती है, परसेंटेज आती है, रुपये आते हैं और मात्रा आती है। 3 ही शब्द वर्ड इसमें वो आते हैं, संख्या बस। ठीक है ना? तो यहाँ पर यदि सूत्र से भी करना चाहते हैं आप, तो सूत्र से कैसे कर सकते हैं? देखो हम, फॉर्मूला हमारे पास इसका देखो क्या है, प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य बराबर AX अपॉन 100 प्लस माइनस A इंटू K। अब A क्या है यहाँ पर? एक होता है इसमें वर्तमान मूल्य। वर्तमान का मतलब बढ़ा हुआ हो सकता है, घटा हो सकता है। वो प्रेजेंट प्राइस क्या हो जाएगी यहाँ पर? ये हो जाएगी AX अपॉन 100 K। अब इससे भी फटाफट निकाल सकते हैं हम। बस ये समझना कि A कौन है यहाँ पर, X कौन है और K कौन है। भाई 3 ही संख्या थे यहाँ पर। A का मतलब क्या है? यहाँ पर दी गई परसेंट है, दी गई परसेंटेज। X क्या है यहाँ पर? दिए गए रुपए हैं, दिए गए रुपए हैं। और K यहाँ पर क्या है? मात्रा है। मात्रा कौन सी? जो अधिक या कम मिलेगी हमें, तो वहाँ K रख दो आप। अब आप देखो ध्यान से, प्रारंभिक पूछा है मैंने आपसे, तो सूत्र ऊपर वाला काम करेगा। तो यहाँ पर आप एक ही जगह क्या रखोगे बताओ? एक ही जगह क्या रखोगे? 20 रखोगे। यहाँ 20 रख दिया हमने। यहाँ क्या रखोगे? 480 रखोगे। अब यहाँ 100 प्लस माइनस 1 कर रखा है मैंने, तो डिपेंड ऑन क्वेश्चन। 20% कमी तो कम करो, इसमें से 80 रह गया। और इनटू मात्रा कितनी किलो थी बताओ? 10 किलो थी। अब आप काट के देखो इसको, 8 से कितनी बार कट रहा है? 80 6 बार कट रहा है। और ये 0 0 कट गई, 6 दूनी कितना आ गया बताओ? 12 रुपये किलो। अब इसमें जो भाव आएगा ना, जैसे 10 किलोग्राम अधिक मिलता है तो ये रुपये प्रति किलोग्राम ही आंसर आएगा। ठीक है ना? अब यहाँ लीटर दे रखा हो तो लीटर में आ जाएगा, तो किलो में तो किलो में आंसर आ जाएगा। ये भाव आ गया इसका, प्रारंभिक भाव। अगर प्रेजेंट वाला पूछता है तो दूसरा वाला लगा दो, या फिर इसी को कितना परसेंट कम कर दो? 20% कम कर दो। तो ये फॉर्मूले के हिसाब से हो गया। तो ये भी सिंपल है, अगर आपको याद रहता है तो एक हमारा क्वेश्चन इस टाइप से आता है। इसमें एक क्वेश्चन आते हैं इसमें आपके लिए
कि एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करके 15 अंकों से फेल हो जाता है। यदि न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत 35% हो तो परीक्षा का पूर्णांक बताओ। क्या बताना है? पूर्णांक क्या होगा? अब ध्यान से देखो, सिंपल सवाल है एकदम। ये कह रहा है भाई एक बच्चा 30% नंबर लाया लेकिन फेल हो गया। वो कितने नंबर से फेल हुआ? 15 नंबर से। इसका मतलब है कि 30% में अगर मैं 15 नंबर जोड़ दूं तो पास हो जाएगा ना, या नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। और ये पास जब हो जाएगा तो वो कितने परसेंट के बराबर है? 35 बराबर है। कह रखा है न्यूनतम उत्तीर्ण परसेंट कितनी है? 35 है। तो इसको बराबर 35% कर देंगे हम। अब इधर ही परसेंट, इधर परसेंट, इसको इधर ले जाओ तो 35 में से क्या घटेगा? 30 घटेगा। तो बताओ कितना परसेंट बचेगा यहाँ पर? 5% बचेगा। और 5% की वैल्यू कितनी है? 15 है। तो 1% कितना आ गया बताओ? 3 आ गया। और 1% जब 3 आ गया तो 100% कितना आ गया? 300 आ गया। और 100% का मतलब पूर्णांक ही होता है। तो इसका मतलब बिल्कुल मुझवानी सवाल था, पेन चलाने की जरूरत नहीं थी। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 5। 5 की वैल्यू 15, 1 की वैल्यू 3, तो 100 की वैल्यू 300 आ गई। इस टाइप का सवाल आता है। कोई डाउट इसमें? कई बार डबल परसेंट भी आती है इसमें। डबल परसेंट कैसे आती है? कि एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 25% या 35% अंक प्राप्त करता है, तो उत्तीर्ण अंक से 12 अंक अधिक प्राप्त करता है। यदि वह 28% अंक प्राप्त करता है तो 16 अंकों से फेल हो जाता है। तो बताओ उत्तीर्ण होने के लिए उसे कितने % अंक चाहिए? अब ये आपकी डबल परसेंट आ गई कि एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 35% जब नंबर लाता है तो भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा है। वो केवल 12 अंक अधिक प्राप्त करता है। और यदि वह 28% अंक प्राप्त करता तो कितने नंबर से फेल होता? वो 16 नंबर से। अब देखो ध्यान से, दोनों परसेंटों में कितना डिफरेंस है? 7 का है। और दोनों अंकों में कितना डिफरेंस है? इधर तो 12 अंक हैं, इधर कितने? 16 अंक हैं। कितना डिफरेंस हुआ बताओ? 4 का नहीं हुआ, 28 का हुआ। हाँ,
अगर ये दोनों की लैंग्वेज सेम होती, जैसे अधिक है यहाँ पर और यहाँ भी अधिक होता, ये कम है वो अधिक है, तो जब दोनों की शक्ल सेम होती है ना तो डिफरेंस घटता है, और दोनों की शक्ल अलग अलग होती है डिफरेंस जुड़ता है। मतलब ये कहने का कि 35% नंबर जो ला रहा है विद्यार्थी, वो कितने नंबर ज़्यादा लाया था? 12, तो 12 इसमें से हटा दो तो केवल पास रह जाएगा। नहीं भाई, केवल 12 नंबर ज़्यादा लाया था ये पास मार्क से। अब दूसरा विद्यार्थी यदि 28% नंबर लाता है तो 16 नंबर से फेल होता है, तो 16 नंबर जोड़ दो इसमें आप, तो भी केवल पास ही रहेगा ना। तो ये भी कंडीशन पास की, ये भी कंडीशन पास की, तो दोनों आपस में कैसे हैं बताओ? बराबर हो गए। तो यही मैं कह रहा हूँ कि लिखने की जरूरत नहीं थी। अब आप देखो, ये इधर 35 इधर 28 है, इसको इधर लाइए इधर, तो 7% बचेंगे। इसको उधर ले जाओ, 28 हो जाएगा, तो 1% बताओ कितना आएगा? 4 आ जाएगा। 100% कितना आएगा? 400 आ जाएगा। इसका मतलब परीक्षा का पूर्णांक कितना था? 400 था। अगर उसने पूर्णांक पूछा होता तो आंसर क्या देते हम? 400। लेकिन उसने तो ये पूछा है उत्तीर्ण होने के लिए कितने % अंक चाहिए। अब परसेंट की जगह वो अंक ही पूछ सकता है हमसे। यदि वो अंक पूछता है तो पूर्णांक तो निकल ही गया तुम्हारे पास। तो इसमें से एक कंडीशन ले लो आप, भाई उत्तीर्ण होने के लिए कितने नंबर चाहिए, तो चाहे तो ये ले लो चाहे ये ले लो, तो हमेशा प्लस वाली लो आप। तो 400 का 28% निकालना पड़ेगा, फिर उसमें क्या जोड़ना पड़ेगा हमें? 16 जोड़ना पड़ेगा। तो उत्तीर्ण अंक कितने हुए बताओ? इसको बोलते हैं उत्तीर्ण अंक। 400 का 28% निकाल करके और क्या जोड़ना है बताओ? 16 जोड़ना पड़ेगा इसमें। इससे निकालेंगे तो आप 35% निकालेंगे, फिर 12 घटाना पड़ेगा आपको, तो वही आंसर आएगा। तो यहाँ पर आप देखिए दोनों जीरो खत्म हो गई। 28 चौके कितने होते हैं? 112। तो ये हमारे पास नंबर कितने के? 128 हो गए। अगर वो केवल अंक पूछता हमसे तो आंसर क्या देते हम? 128। उसने पूछे परसेंटेज उत्तीर्ण अंक, यानी इसकी तुलना करनी पड़ेगी आपको किससे? टोटल से। टोटल कितना है तुम्हारा? 400 है। तो यहाँ पर बताओ परसेंटेज उत्तीर्ण अंक कितना आने वाला है? परसेंटेज उत्तीर्ण अंक बराबर हो जाएगा 128 बटे 400 इंटू 100। दोनों जीरो खत्म, और 4 तिये 12 और 4 दूनी 8। इसका मतलब 32% पासिंग मार्क थे। अगर वो विद्यार्थी 32% नंबर लाता तो क्या हो जाता? पास हो जाता। अब आप इसको थोड़ा सा हल्का कर सकते हो। 3 आंसर हैं इसमें। पूर्णांक पूछेगा तो आंसर क्या देंगे हम? 400। अंक पूछेगा तो क्या आंसर देंगे हम? 128। उसने पूछा क्या है तुमसे? परसेंटेज उत्तीर्ण अंक। तो आप यदि यहाँ पर डायरेक्ट ध्यान दें तो देखो यही आंसर आ रहा है इसका। कैसे आ रहा है देखो, इसको 100% को मत निकालो। 4 नंबर 1% के बराबर है। यहाँ गौर से देखो आप, 28% जब वो नंबर लाया था ना तो 16 नंबर से फेल हुआ था, तो इस 16 नंबर की परसेंटेज बना लो ना। अगर ये परसेंट तो ऑलरेडी है ही, अगर मैं केवल इससे की परसेंटेज बना लेता हूँ, पूर्णांक यहाँ से जो 4 नंबर की 1% बैठ रही है आपकी, तो 16 नंबर की कितनी % बैठेगी? 4% बैठेगी। भाई 4 नंबर बराबर 1%, तो इसका चौगुना करना है, 16 बन जाएगा, तो इसका भी चौगुना कर दो। इसका मतलब 4% का मतलब कितना हो जाएगा बताओ? 16 नंबर हो जाएगा। इन 16 नंबर का मतलब 4% हो गया। जब 28 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताओ? 32 आएगा। तो यदि परसेंटेज में उतने अंक पूछ रहा है तो आगे मत बढ़ो, केवल आप इसी नंबर की परसेंटेज निकाल लो, और यहाँ पर 28% के अंदर हम जब 4% जोड़ेंगे और हमारे पास आंसर कितना जाएगा बताओ? 32%। ये तो ऑलरेडी परसेंट है ही, केवल हमें इसकी परसेंटेज बनानी है बस। इससे मत करो, इसमें घटाना पड़ेगा, जोड़ने में आसानी रहती है, हमेशा इससे करो आप। तो इसमें 3 टाइप के सवाल आते हैं। एक तो आता है जो अभी इससे पहले किया मैंने, और एक इस टाइप में, इसमें भी 3 टाइप हो सकते हैं। पूर्णांक पूछ सकता है, उत्तीर्णांक पूछ सकता है, और परसेंटेज पूछ सकता है, और कोई टाइप नहीं आती इसमें।
बिल्कुल सिंपल सवाल है, कोई बच्चा कर सकता है इसको। अब जिन बच्चों की प्रैक्टिस अच्छी होती है वो तो लिखते ही नहीं है इसको, शक्ल देख के आंसर तुरंत यही पता लग जाता है। 7% बराबर 28, तो 1% 4 है, 4 नंबर की 1% तो 16 नंबर की कितनी हो जाएगी 4%। 4% सीधा इसमें जोड़ना है, आंसर आ गया। लेकिन आफ्टर प्रैक्टिस, पहली बार में आराम से समझो। क्लियर हो गई बात? चलिए अगला सवाल लेता हूं मैं। एक परीक्षा में 75% विद्यार्थी हिंदी में पास, 85% विद्यार्थी गणित में पास, तथा 70% विद्यार्थी दोनों विषयों में पास, दोनों विषयों में पास हुए, तो बताओ कुल कितने % विद्यार्थी पास हुए। ये आपकी रीजनिंग का भी सवाल है। रीजनिंग के अंदर वेन डायग्राम वगैरह होते हैं ना, उस वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं इसको, और वैसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, 75% विद्यार्थी किस में पास हैं, हिंदी में पास है, और 85% किस में पास है, गणित में पास है, और 70% दोनों में पास है। अगर मैं एक सर्किल बनाता हूँ, जैसे मान लो ये हमारे पास सर्किल है एक, तो ये 75% वाला है, ये समझ लो 85 वाला है, ये 75 वाला है, और ये कितना है 85 वाला है, और 70 कहाँ बैठा है बताओ, बीचों बीच में बैठा है, दोनों में ना। ये तो कौन सा है, हिंदी वाला है, ये मैथ वाला है, और 70% कहाँ पर है, दोनों में है। अब ध्यान से देखो, 75% टोटल है ये, 70% यहाँ बैठा तो यहाँ कितना बचेगा, 5 बचेगा। पूरा सर्किल 75 के बराबर है, 70 बैठा है कॉमन, तो केवल हिंदी में पास कितने बचे, 5। ये 5% केवल हिंदी में पास है। यहाँ बताओ केवल मैथ में पास कितने बचेंगे, 85 पूरा है ये, 70 घटाओ 85 में से 15 बचेंगे। अगर मैं पूछता हूँ आपसे केवल मैथ में पास कितने % विद्यार्थी हुए, 15%। केवल हिंदी में पास कितने हुए, 5%, और ये दोनों में पास हैं, तो टोटल % कितनी बैठेगी, तीनों को जोड़ना पड़ेगा। कुल % पास कितना आ रहा है बताओ, कुल % पास 5 + 70 + 15 बराबर कितना, 90%। भाई 15 5 20 70 90% हो गए। अब यदि 90% पास है तो वो ये भी पूछ सकते हैं हमसे कितने % फेल हुए। इसका आंसर तो आ गया, कितने % पास है बताओ, 90%, तो फेल कितने बचे, 10%। अब वो यहाँ पर कई सवाल बना सकता है, यहाँ पर इसके वो कह सकता था आपसे यदि 40 विद्यार्थी फेल हुए तो कुल विद्यार्थी कितने थे, तो पहले फेल निकालो। अगर वो कहता यदि 40 विद्यार्थी फेल तो कुल विद्यार्थी कितने होंगे, इसी सवाल में चलेगा। तो ये बताओ 90% पास है तो 10% क्या हुए, फेल हुए। 10% की वैल्यू क्या दे रखी है, 40। जब 10% बराबर 40, अब इसको 100 करना है तो 1 0 यहाँ बढ़ा दो, 1 0 यहाँ बढ़ा दो, भाई मत काटो। जब 10 ही दे रखा है तो 10 को 100 बनाना है तुम्हें। अब तो 1 0 यहाँ बढ़ाएंगे, 1 0 बढ़ाएंगे, 100 बन जाएगा ना। तो 100% कितना हो गया बताओ, 400 हो गया। अगर वो कहता है आपसे कुल विद्यार्थी कितने थे तो आंसर क्या देंगे हम, 400। अब उसने ये बोला कि केवल, अब यहां ऐसे नहीं बोला इसने, उसने बोला केवल
हिंदी में पास 20 विद्यार्थी हैं, केवल हिंदी में पास, तो कुल विद्यार्थी कितने हैं? तो अब केवल हिंदी बताओ कितना परसेंट है यहाँ पर? 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20 हो जाएगी। 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। 100 की वैल्यू 400 हो जाएगी। जरूरी 20 ही हो, और कोई संख्या दे सकता है वो। अगर मैं कहता हूँ आपसे केवल गणित में पास, समझ लो 45 है यहाँ पर, तो बताओ 45 किसका मान हुआ? 15 का मान हुआ। केवल 15 है, तो 15 की वैल्यू कितनी हुई? 45 हुई। 1 की वैल्यू कितनी हुई? 3 हुई। 100 की वैल्यू कितनी आई? 300 आ गई। अब इनमें भी चेंजमेंट कर सकता है वो। अब जैसे मान लो ये पास बोल दिया इसने, ये भी पास बोल दिया इसने, और यहाँ फेल बोल दिया इसने, तो तीनों की यूनिट सेम करो पहले आप। या तो तीनों को पास बना लो या तीनों को फेल, दो ही बात तो है यहाँ पे, तीसरी तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पर। अगर वो कह रहा है 75% पास हैं, तो 25% क्या है? फेल है। अब यदि वो कहता है यहाँ पर कि 25% हिंदी में फेल, ऐसे लिखा था, और यहाँ 85% गणित में पास, ये दोनों में पास, तो डायरेक्ट वेन डायग्राम नहीं बना सकते हम कि तीनों की यूनिट अलग आ रही है, ये यूनिट अलग हो गई हमारे पास, तो इसको क्या करना पड़ेगा? पहले इनके अनुसार चेंज करना पड़ेगा। तो इस 25% फेल को क्या कर सकता हूँ मैं? 75% पास कर सकता हूँ। अब ये कंडीशन, ये कंडीशन, ये कंडीशन काम करेगी और आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास। अब आप जो कुछ वेन डायग्राम से नहीं करना हमें, तो कोई बात नहीं, इससे मत करो, तो आप डायरेक्ट ही कर लो। कुल परसेंटेज पास अगर निकालना है आपको, तो इन दोनों को जोड़ो, 75 प्लस 85, और इसको घटा दो, सीधा आंसर आ जाएगा एक लाइन के अंदर ही। ये घटा क्यों रहे भैया एक बार हम, कि ये 70 दोनों में बैठा हुआ है ना, तो दो बार तो जोड़ नहीं सकते इसको, एक बार तो घटाना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि आप एक लाइन के अंदर ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ध्यान क्या रखना है? तीनों की यूनिट समान करनी है। अगर ये तीनों पास की कंडीशन है तो कुल परसेंट पास का उत्तर आएगा, और ये तीनों अगर फेल की कंडीशन है, तीनों का फेल का उत्तर आएगा। अब यहां से केवल हिंदी में और केवल उसमें कैसे निकालेंगे? घटा देंगे भाई। हमारे पास 75 क्या है? पास है टोटल, तो इसमें से 70 घटाओ तो केवल हिंदी बच जाएगा, इसमें से आप 70 घटाओ तो केवल मैथ बच जाएगा। ठीक है ना? तो इस प्रकार से इन सवालों को हम, अगर परसेंटेज पूछ रहा है तो निकाल सकते हैं, और विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है तो निकाल सकते हैं। कई बार यहाँ पर 2% आती हैं, जैसे एक कंपनी के 65% कर्मचारी चाय पीना पसंद करते हैं, तथा 60% कर्मचारी कॉफी पीना पसंद करते हैं। और इसमें एक वर्ड डाल दिया उसने, सभी कर्मचारी इन दोनों चीजों में से कुछ न कुछ पीते हैं। इन दोनों चीजों में से कम से कम एक चीज पीते हैं। राइट? यदि दोनों चीजें पीने वाले कर्मचारियों की संख्या 32 हो, तो
कुल कर्मचारी कितने हैं? ऐसे क्वेश्चन आएगा। ये कह रहा है भाई कि 65% कर्मचारी चाय पी रहे हैं और 60% कर्मचारी कॉफी पी रहे हैं और सभी पीने वाले हैं, मतलब बिना पीने वाला कोई नहीं है, चाहे वो चाय पी रहा हो, चाहे कॉफी पी रहा हो, चाहे दोनों चीज पी रहा हो। अब ये बताओ मेरे को, इन दोनों को जोड़ने पे कितना बैठ रहा है? 65 को और 60 को मैं जोड़ता हूं तो कितना बैठ रहा है बताओ? 125 बैठ रहा है। अब ये तो 100 से ऊपर चला गया भाई, टोटल कर्मचारी 100% ही होंगे ना। 100 से ऊपर कितना चला गया? 25 चला गया। इसका मतलब पकड़ में आ गया ना, इसका मतलब ये चीज पकड़ में आ गई कि 25% ऐसे कर्मचारी हैं इसमें जो दोनों चीजों का आनंद ले रहे हैं। क्योंकि अगर मैं दोनों चीजें पीने वाले कर्मचारी निकालता हूं तो 65 प्लस 60 में इसका घटाऊंगा बताओ? 100 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा बताओ? 25%। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर वेन डायग्राम की बात करते हैं हम तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। ये हमारा कितना है? 65 है। ये हमारा कितना है बताओ? 60 है। और बीचों बीच में कौन बैठा है? 25% बैठा है। ये दोनों चीजों ने ले रहे हैं। अब 25 यहाँ बैठा तो केवल चाय वाले कितने बचे? 40 बचे। और केवल कॉफी वाले कितने बचे? 45 नहीं, 35 बचे। अब आप देखो इन सबको जोड़ के देखो आप, 100% बैठ रहा है ना? बैठा नहीं बैठ रहा है? बिल्कुल बैठ रहा है। ये केवल चाय वाले हैं, ये केवल कॉफी वाले हैं और ये दोनों वाले हैं। लेकिन सवाल ने बोला कि दोनों चीज पीने वाले कर्मचारी कितने हैं? 32 है। तो ये बताओ 32 कितने परसेंट का मान है? 25 का मान है। जब 25% की वैल्यू 32 दे रखी है तो हमें कितना परसेंट चाहिए? 100%। 100% यहीं पर बन सकता है ना। इसको 4 से गुणा कर दो, इसको भी 4 से कर दो, तो 100% बराबर कितना आ गया बताओ? 128 आ गया। एक स्टेप सवाल आता है। अब यहां पर कई बार परसेंट ही पूछता है केवल कि दोनों चीज पीने वाले कितने परसेंट कर्मचारी हैं। आंसर क्या देंगे बताओ? 25%। वो ये पूछ सकता है हमसे केवल चाय पीने वाले कितने हैं, तो आपको कितना परसेंट निकालना पड़ेगा? 40%। 25% का मान जानते हैं हम। 25% बराबर कितना दे रखा है उसने? 32। तो 25 से 1 का मान निकालेंगे, फिर 40 से गुणा कर देंगे हम, आंसर आ जाएगा। अगर वो कहता है केवल कॉफी वाले कितने हैं तो 35% निकालना पड़ेगा। तो इस प्रकार से अब इसके अंदर इसने क्लियर बोला है कि सभी कर्मचारी इन दोनों चीजों में से कुछ ना कुछ पीते हैं। अगर ये वर्ड नहीं बोलता तो भी ये मानना पड़ेगा हमको, कई बार नहीं लिखा था इसमें। हाँ, अगर वो 100 से कम पढ़ रहा हो तो रह जाएंगे कर्मचारी। अब ये 100 से ऊपर गया, दोनों का जोड़, इसका मतलब कुछ लोगों ने दोनों चीजों का आनंद लिया है। इसमें 2 बार काउंट हो गए हो, इधर भी काउंट हो गए, उधर भी काउंट हो गए, 100 से ऊपर गए ना। तो जो भी 100 से ऊपर जा रहा है वो दोनों जगह बैठे हैं। इसका मतलब 25 कर्मचारी ऐसे थे 100 में से जो दोनों की चुस्कियां ले रहे थे। ये केवल चाय वाले हैं, इन्होंने कॉफी नहीं पी, इन्होंने चाय नहीं पी, लेकिन इन्होंने दोनों का आनंद लिया है। क्लियर हो गई बात? तो इस टाइप से हम इन सवालों को बड़े इजी ढंग से निकाल सकते हैं। कोई डाउट इसमें? आगे बढ़े। एक क्वेश्चन आता है हमारे लिए इसमें भिन्न वाला। जैसे मान लो उसने कहा भाई किसी भिन्न के अंश को भिन्न के